हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 11th की हमारी जो इंग्लिश बुक है जिसका नाम है स्नैपशॉट्स और उसका फर्स्ट लेसन जिसका नाम था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसकी कहानी को, इस स्टोरी को हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वह वीडियो को देखा होगा और उस स्टोरी को समझा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ पर जाकर कहानी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे इसी कहानी के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो बच्चों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन। यानी कि आप जानते हैं कि इस कहानी में किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम से भरा हुआ, जो आपकी सांस को रोक देने वाला, जोखिम से भरा हुआ, उत्तेजित करने वाला ऐसा कोई एक्शन नहीं था, कोई कार्य नहीं था। उसके बावजूद आपके अनुसार ऐसा क्या रहा इस कहानी के अंतर्गत जिसने इस कहानी को एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग बना दिया है, रोचक बना दिया है और बहुत अच्छा बना दिया है। तो आपके अनुसार ऐसा इसमें क्या रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है यस, दिस स्टोरी डिड नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन। कि हाँ, ये जो कहानी हमने अभी पढ़ी है इसमें कोई भी ब्रीथलेस एडवेंचर यानी कि सांस को थमा देने वाला कोई भी जोखिम कार्य या कोई भी उत्तेजित करने वाला कार्य या एक्शन नहीं बताया गया। बट इट हैड सस्पेंस, लेकिन इसके अंदर एक रहस्य है। इट हैड सस्पेंस इन द स्टोरी विच मेड इट इंटरेस्टिंग, जिस कारण से इस कहानी को, ये जो कहानी है वो रोचक हो गई है। एज बोथ द बॉयज, जैसे कि हम जानते हैं कि जो दोनों लड़के थे वो क्या चाहते थे, बोथ द बॉयज वांटेड टू ट्राई समथिंग एडवेंचरस। वो कुछ ना कुछ जोखिम से भरा हुआ कार्य करना चाहते थे। बट देयर फैमिली वाज पुअर एंड दे वांटेड टू राइड अ हॉर्स। लेकिन उनकी जो परिवार, जिस परिवार से वो संबंधित थे, वो बहुत ही गरीब परिवार से थे और परंतु वह बहुत ही ऑनेस्ट थे और दे वांटेड टू राइड अ हॉर्स। वे दोनों बालक चाहते थे कि वे घोड़े की सवारी करें। मुराद स्टॉल इट एंड दे बोथ रोड इट फॉर सम टाइम्स। मुराद जो उसका कज़न ब्रदर था, उसने घोड़े को चुराया था और कुछ दिनों तक या कुछ समय तक उन्होंने उसको काफ़ी उसकी राइडिंग करी, उसको दौड़ाया, उसके ऊपर चढ़ के वो लोग राइड करते थे। आफ्टर दे वर ओवर देयर गेम प्ले, और जब वह अपने इस खेल से थक गए या कहना चाहिए उनका जो मन था, जितनी उनकी इच्छा थी वो जब पूरी हो गई कि उन्होंने उसको खूब दौड़ाया, खूब उसके चढ़कर उसकी राइडिंग करी और खूब वैलीज़ में और हर जगह वे घूमे, और जब वह उनका ये जो इच्छा थी उनकी उसको चलाने की, जब वो काफ़ी हद तक उससे वो संतुष्ट हो गए तो दे टुक इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड ऑनर। तो उसके बाद वह उसको उसी स्थान पर जहाँ से वह उसको चुरा के लेकर आया था, उसको उसी स्थान पर उसके मालिक के घर में ही जाकर वहाँ पर उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो यही एक उसमें एक इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने उसको चोरी नहीं किया, उस उद्देश्य से नहीं लिया सिर्फ, लेकिन उनकी इच्छा थी कि कुछ अच्छा करें, कुछ एडवेंचरस करें, और इसको पूरा करने के लिए ही उन्होंने घोड़े को अपने पास रखा और उसकी राइडिंग करी। और जब उनकी राइडिंग का मन पूरा हो गया तब उन्होंने अपने जो उसके रियल ऑनर था उसके पास जाकर ही उसको छोड़कर आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शाइंस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। लड़कों ने उस घोड़े को रिटर्न इसीलिए कर दिया था क्योंकि उनकी अंतरात्मा ऐसा उसे करने के लिए कह रही थी कि नहीं, अगर हम इस तरह से चोरी किया हुआ घोड़ा रखेंगे तो ये खराब होगा, या दूसरी वजह ये थी कि उन्होंने इस कारण से घोड़े को रिटर्न कर दिया क्योंकि वो डरे हुए थे, अफ्रेड थे। तो चलो देखते हैं बच्चों कि इसका आंसर क्या है। आंसर है द बॉयज रिटर्न द हॉर्स नॉट बिकॉज दे वर अफ्रेड। यानी कि उन बालकों ने उस घोड़े को वहाँ उसी स्थान पर जहाँ से वो लेकर आए थे वहाँ पर उसने जमा तो कर दिया, परंतु इस कारण से नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड थे, डरे हुए थे। जबकि उन्होंने जिस कारण से किया, क्योंकि उनकी जो अंतरात्मा थी वो इस चीज़ के लिए उनको अनुमति ही नहीं दे रही थी कि वे किसी के घोड़े को लंबे समय तक रख लें या और ये मान के रख लें कि हमने उसको चुरा कर अपने पास ही रख लिया है। क्योंकि उनका जो परिवार था वो बहुत ईमानदार था, उनकी जो आर्मेनियन फैमिली थी वो ईमानदारी की ही प्रतीक मानी जाती थी।
तो उन्होंने अपने कॉन्साइंस की वजह से उसको जो है उसी स्थान पर घोड़े को ले जाके जमा कर दिया। देयर फैमिली वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, उनका परिवार जो है बहुत ही ईमानदारी के लिए जाना जाता था। दे स्टोलन द हॉर्स अ मंथ एगो, उन्होंने उस घोड़े को 1 माह पूर्व के लगभग उसको वहाँ से निकाल लिया था, उस स्थान से वो लेकर आ गए थे। बट व्हेन दे मेट जॉन बायरो, लेकिन जब वे जॉन बायरो से मिलते हैं रास्ते में चल जाने के दौरान जब उनकी मुलाकात जॉन बायरो से होती है, एंड ही एग्जामिन्ड द हॉर्स केयरफुली, और जॉन बायरो उस घोड़े को देखते ही जब उसको बारीकी से उसका परीक्षण करते तो वे समझ जाते हैं कि ये तो उन्हीं का घोड़ा है। ही अंडरस्टूड दैट इट वॉज हिज ओन हॉर्स, कि ये उनका ही घोड़ा है। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स, परंतु वह ये भी बहुत अच्छे से उनके माता पिता को, बच्चों के माता पिता को भी बहुत अच्छे से जानते थे, और ये भी जानते थे कि ये तो बिल्कुल ईमानदारी के प्रतीक हैं, बहुत ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। एंड ऑल्सो वेल नोन इट्स ऑनेस्टी, उनकी ऑनेस्टी से भी वो बहुत अच्छे से परिचित थे। ही डिड नॉट बिलीव इट वॉज हिज हॉर्स, तो उनको ये बात आंखों देखी पर भी, कि वह जानते हुए भी उनको ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये घोड़ा जो है उनका है। दिस स्ट्रक द बॉयज, यही बात बच्चों को चोट करती है, जिस कारण से वह ये निर्णय लेते हैं कि इस घोड़े को उसी फार्मर्स वाइन यार्ड जहाँ से वो लेकर आए थे, उसी स्थान पे जाकर फार्मर्स के जो वाइन यार्ड था, अंगूर का जो बाग था, वहीं पर ले जाकर उस बाड़े में, उस बार्न पर ले जाकर उसे छोड़कर आ जाते हैं, जहाँ पर उसका जो रियल ऑनर था और वहाँ उसको रखता था उस घोड़े को। तो वहीं पर ले जाकर वह अपने कॉन्साइंस की वजह से और अपनी जिस वजह से वो प्रसिद्ध थे, अपनी ऑनेस्टी को लेकर, इस 2 बातों को ही उनके दिमाग में ये हिट करती हैं, और इस कारण से वह ये निर्णय करते हैं कि उसे वह उसी स्थान पर जो उसका सही मालिक है उसके पास घोड़े को छोड़कर आ जाते हैं। Question number 3. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and मिस्टीरियस ड्रीम, यानी कि जो नरेटर है जिसका नाम है एरम, वो अपने पुराने दिनों को, बीते हुए दिनों को याद करते हुए बता रहा है कि कितने अच्छे दिन रहे हैं उस समय के जब वह मात्र 9 वर्ष का रहा है और पूरा संसार एक काल्पनिक और बहुत ही शानदार और पूरा जीवन खुशियों से भरा हुआ था, आनंद से भरा हुआ था, एक जो विभिन्न प्रकार के सपनों से भरा हुआ था, शानदार और मिस्टीरियस यानी कि रहस्यात्मक सपनों से भरा हुआ था। तो ऐसा नरेटर ने कहा है। ये स्टोरी इसी से इन्हीं लाइनों के साथ इसकी शुरुआत हुई है। दिस स्टोरी बिगिंस इन अ मूड ऑफ नेस्टोलिजिया, यानी कि इस कहानी की जो शुरुआत है वो एक नॉस्टोलिजिया के रूप में शुरू हुई है, यानी कि पुरानी घटनाओं को याद करते हुए की गई है। कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या आप भी कोई ऐसी कहानी शेयर करना चाहेंगे या कोई ऐसी घटना जो आपके बचपन में या आपके जो बचपना रहा होगा तब बीती हो और आप उसको, वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, जब भी आप उसे याद करते हो तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता हो। क्या ऐसी कोई भी घटना आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके बचपन के जीवन से जुड़ी हुई है? ये हमसे पूछा गया है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर है आई हैव एन इंसिडेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, कि हाँ मुझे अपने बचपन की एक ऐसी घटना याद है। इट वॉज इंटरेस्टिंग, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोचक रही है और बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आई रिमेंबर द डेज व्हेन आई वॉज 9 years old, यानी कि मुझे वह समय याद है जब मैं 9 वर्ष का था। एंड आई लिव्ड विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, और मैं अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ रहता था। वन डे ऑन द वे टू होम, एक बार जब हम घर जा रहे थे तो मुझे क्या मिलता है, आई मेट अ बर्ड, मुझे एक पक्षी मिलता है। इट हैड हर्ट इन हिज विंग्स, और उसके जो पंख थे वो थोड़े से क्षतिग्रस्त थे, थोड़ा सा वह घायल था, थोड़ी क्षतिग्रस्त थी। आई टुक द बर्ड केयरफुली, मैंने उसे सावधानी से उठाया एंड वेंट टू होम, और अपने घर चला गया। एंड देन पुट मेडिसिन ऑन हिज हर्टेड विंग्स, और उसके जो पंख जो थोड़े से घायल थे उस पर मैंने दवाई लगाई। आफ्टर 2 days, और 2 दिनों के बाद जो वो पक्षी था, द बर्ड ट्राइड टू फ्लाई, उसने अपने उड़ान भरने का प्रयास किया, बट नॉट सक्सीड, लेकिन वह सफल नहीं हुआ क्योंकि अभी उसे दर्द था उसके पंखों में, जिस कारण से वह नहीं उड़ पा रहा था। और
ऑन द थर्ड डे, जब तीसरा दिन आता है तो वह पक्षी फिर से जब प्रयास करता है, ऑन द थर्ड डे फ्लू अवे, तो वह उड़ जाता है, वह इस बार नहीं गिरता, नहीं उसको सफलता नहीं मिलती, इस बार वह सफल होता है और उड़ जाता है। आई हैप्पी माई सेल्फ, मुझे ये जानकर बहुत ही अपने अंदर खुशी होती है, दैट आई हेल्प द वाउंडेड बर्ड, कि मैंने उस घायल पक्षी की क्या करी, मदद करी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग घटना रही, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि ये मेरे जीवन की एक रोचक और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग घटना रही है जिसे मैं हमेशा याद करता हूँ। तो ये बच्चों इसका आंसर था। इस आंसर्स में आप अपनी चाइल्डहुड से रिलेटेड भी कोई इंसिडेंट जो आपको बहुत ही रोचक लगता हो, इंटरेस्टिंग लगता हो, वो भी आप यहाँ पर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें लगा वो हमने अपने हिसाब से लिखा, आप अपनी इंटरेस्टिंग रोचक स्टोरी को अपने यहाँ पे आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर्स हु बिलोंग टू अ ट्राइब इन अर्मीनिया, यानी कि इस कहानी, ये जो कहानी है वो उसमें जो पात्र बताए गए हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, वो अर्मेनिया में रहने वाले अर्मेनियंस के बारे में बताते हैं, उनके कैरेक्टर्स को यहाँ पे शो करते हैं। मुराद एंड एरम आर मेंबर्स ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली, और मुराद और एरम जो थे वो जो थे गैरोग्लैनियन फैमिली उस परिवार के ही सदस्य थे। नाउ लोकेट आर्मेनिया और एशरिया ऑन द एटलस एंड प्रिपेयर अ राइट अप ऑन द गैरोग्लैनियन ट्राइब्स, यानी कि यहाँ पर जो राइटर है वो आपसे चाहता है कि आप इस गैरोग्लैनियन जो ट्राइब्स जिसके बारे में आपने इस स्टोरी के अंतर्गत जाना है तो उसके बारे में कुछ और कैरेक्टराइज करिए, उनके बारे में कुछ और आप बताइए, जो आपने जो भी कुछ इसमें जाना है और उससे रिलेटेड जो भी गैरोग्लैनियन ट्राइब्स के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। यू मे राइट अबाउट द पीपल्स, देयर नेम्स, देयर ट्रेड्स, जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल फीचर्स एज सजेस्टेड इन द स्टोरी, यानी कि उनकी भौगोलिक दशा, उनकी आर्थिक जो स्थितियाँ थी, फीचर्स थे, उन सब के बारे में इस कहानी के अनुसार हमें उनकी जाति के बारे में, उनकी जनजातियों के बारे में और उनके नाम सहित हमें इसमें उनके बारे में और कैरेक्टराइज करना है और हमें इसमें जानकारी देनी है। तो चलो बच्चों देखते हैं आंसर। आंसर है, गैरोग्लैनियन ट्राइब इज सेड टू बी अ वर्क ऑफ फिक्शन बाय ऑथर विलियम सरेयान इन हिज बुक ऑफ द ईयर 1940। जैसे कि आपको मालूम है कि जो इस स्टोरी के राइटर हैं जिसका नाम है विलियम सरेयान, उन्होंने अपना एक फ़िक्शन लिखा था, एक बुक इस पर तैयार करी थी जिस बुक का नाम था माय नेम इज़ एरम, और ये जो बुक तैयार की गई थी वो उनके द्वारा 1940 ईयर में तैयार की गई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने गैरोग्लैनियन ट्राइब के बारे में, जो इनकी जाति होती है गैरोग्लैनियन, यानी कि जो अर्मीनियंस की पूरी जो फैमिली और उनकी जो प्रजाति होती है, इनके बारे में पूरा वर्णन किया था। तो इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि दे वर अर्मीनियन, कि वे जो थे अर्मीनियन थे। दे वर पुअर पीपल, यानी कि वो गरीब लोग तो होते थे, हु हार्डली मैनेज टू गैदर फूड, जो बहुत ही मुश्किल से जो है भोजन को, जो है पर्याप्त भोजन को जो है किसी प्रकार से जुटा पाते थे। क्या करने के लिए? टू फीड देयर स्टोमक, अपने पेट को भरने के लिए, प्रतिदिन यानी कि हर दिन अपने पेट को भरने के लिए वो बड़ी मुश्किल से भोजनों को जुटा पाते थे। बट दे वर नोन फॉर ऑनेस्टी, परंतु वह अपनी ईमानदारी के लिए विशेष जाने जाते थे। मोस्ट ऑफ द अर्मीनियन पीपल फॉलोड क्रिश्चियनिटी, जितने भी अर्मीनियन थे उसमें से ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को फॉलो करते थे। दे हैव अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फूड, उनके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा वेराइटी में भोजन हुआ करता था। जब भी कोई सोशल गैदरिंग यानी कि कोई सामाजिक जब कार्य होता था, कोई फंक्शन होता था, तो बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार के फूड्स की भोजनों की व्यवस्था या वेराइटी रहती थी। दे फोकस्ड ऑन फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, यानी कि वे सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे माफ़ करने में। यदि किसी ने कोई गलती कर दी है, किसी प्रकार का कोई गलत काम कर दिया है, तो उसको वो माफ़ करने पर विश्वास करते थे। एंड ऑन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, और सहने की भावना भी उनके अंतर्गत पाई जाती थी। यानी गैरोग्लैनियन फैमिली की ये सारे कैरेक्टराइजेशन इसमें बताए गए हैं कि वे कोई सिन करने पर उसको फॉरगिवनेस करते थे, और उसके बाद टॉलरेंस वाले स्पिरिट थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, और वेराइटीज़ ऑफ फूड्स उनके सोशल गैदरिंग में होती थी। वे ऑनेस्टी के लिए बहुत विशेष
जाना जाते थे और प्रतिदिन वह एक पर्याप्त मात्रा में अपने पेट को भरने के लिए भोजन भी जुटा लेते थे। तो ये दीज आर द ये काफ़ी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो गैरोग्लैनिन फैमिली की इस पुस्तक के अंतर्गत जिसका नाम है माय नेम इज़ एरम, इसमें बताई गई है। 1940 में किसने बताई है? विलियम सोयान ने बताई है। तो बच्चों ये इसका 4th आंसर था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके चारों आंसर्स जो टेक्स्ट बुक में गिवन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। इसी प्रकार से मैं और भी आपके लिए स्टडी के वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। थैंक यू।